हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता आप सबका अनिल बायो क्लासेस में वेलकम करता हूं। आज मैं आपके साथ सेल वॉल जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे पास कुछ एक इम्पोर्टेंट स्लाइड्स हैं और ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप सबके लिए हेल्पफुल होंगे आने वाले एग्जामिनेशन को, उनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए पहली स्लाइड पे, ये पहली स्लाइड, इसमें एक डायग्राम दी गई है जो ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से, इफ यू जस्ट go through the diagram says there is a layer of peptidoglycan। तो पेप्टिडोग्लाइकान एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सेल वॉल का एसेंशियल कंपोनेंट है। अगर सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकान हो तो यू कैन डेफिनेटली डिक्लेयर द सेल वॉल बिलोंग्स टू प्रोकैरियोट्स। तो इस तरह डिफरेंट स्लाइड्स हैं जो कि हम लोग इसको वन बाय वन वी शैल गो थ्रू द स्लाइड्स। तो पहला मैं सेल वॉल की डेफिनेशन के साथ इस टॉपिक की शुरुआत करता हूं। तो सेल वॉल एक आउटरमोस्ट लेयर है सेल्स की। सेल वॉल एक नॉन लिविंग लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है सेल्स की। तो इसकी डेफिनेशन को अगर मैं वर्ड्स में डिफाइन करूं तो सेल वॉल इज outermost non-living and protective layer of cells। तो ये एक जनरल सी डेफिनेशंस हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो काफ़ी एसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है ग्रास्प करने के लिए। ये एक आउटरमोस्ट लेयर है, एक नॉन लिविंग लेयर है एंड इट इज़ ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन। और फिर हम सेल वॉल के रिगार्डिंग अगर इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करें, कुछ एक पॉइंट्स कि सेल वॉल की डिस्कवरी पहले किसने की और बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने सेल वॉल को कैसे डिफाइन किया। तो चलो इस पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसमें हेडिंग बनाएंगे हम लोग हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ सेल वॉल। इसमें सबसे पहले अराउंड 1660 में इट वाज रॉबर्ट हुक, उन्होंने सेल वॉल को वॉल कह के डिस्क्राइब किया था। डिस्क्राइब सेल वॉल एज वॉल। और रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले सेल टर्म को क्वाइन किया। रॉबर्ट हुक क्वाइंड द टर्म that is cell. He was the first person. रॉबर्ट हुक ने a thin piece of cork को स्टडी किया अंडर माइक्रोस्कोप में, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो कॉर्क का पीस माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया गया उसमें देयर आर मल्टीपल्स ऑफ हाउसेस, मल्टीपल ऑफ चैम्बर्स, मल्टीपल ऑफ यूनिट्स हैं उस पीस ऑफ कॉर्क में। तो उन्होंने उन डिफरेंट हाउसेस और चैम्बर्स को नाम दिया सेल, और वहीं से सेल की टर्म डिक्लेयर की गई। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख देता हूं, रॉबर्ट हुक स्टडीड पीस ऑफ कॉर्क एंड उन्होंने कहा कि कॉर्क अपने आप में मेड अप ऑफ नंबर ऑफ चैम्बर्स, लार्ज नंबर ऑफ चैम्बर्स। तो उससे उन्होंने कहा कि ये सारे चैम्बर्स
सेल्स हैं, और उन्होंने उसके बाद सेल्स को कहा कि ये सभी चैम्बर्स, इनके सराउंडिंग एक वॉल है। तो सेल और वॉल दोनों की एक जो कॉइन किया गया, दोनों की जो डिस्कवरी है और दोनों की जो डिस्क्रिप्शन है, ये रॉबर्ट हुक को क्रेडिट की जाती है। फिर रॉबर्ट हुक के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट रुडोल्फ, उनकी डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है। अराउंड 1804 रुडोल्फ ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एवरी सेल हैज सेपरेट सेल वॉल, दैट इज एवरी सेल हैज सेपरेट सेल वॉल। इस तरह की उनकी एक डिस्क्रिप्शन थी। और फिर धीरे धीरे आज की मॉडर्न साइंस में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज, आज हम जानते हैं कि सेल वॉल की स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमारे पास है सेल वॉल का, और सेल वॉल में कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और वो मॉलिक्यूल्स किस तरह एक दूसरे के साथ लिंक होके सेल वॉल की संरचना को बनाते हैं। और आज हमारे पास इसकी भी इंफॉर्मेशन है कि सेल वॉल किस तरह के ऑर्गेनिज्म में उनकी कंपोजिशन क्या है, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पहला पॉइंट हम लोग लेंगे कि सेल वॉल कौन से सेल में प्रेजेंट है और कौन से सेल में एब्सेंट है। तो पहले वाली स्लाइड में आपसे मैंने डिस्कस किया कि सेल वॉल इज आउटरमोस्ट नॉन लिविंग प्रोटेक्टिव लेयर, लेकिन एक बात क्लियर नहीं हुई आपके साथ कि सेल वॉल कौन से सेल्स में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट पॉइंट, सेल वॉल प्रेजेंट in prokaryotes. First point is present in algae. It is present in fungi and it is present in plant cell. और इसमें एक मेंशन एब्सेंट है, दैट इज एनिमल सेल। तो क्या सेल वॉल एनिमल सेल्स में एब्सेंट है? यस, इट इज डेफिनेट। सो सेल वॉल इज present in all cells, prokaryotes as well as eukaryotes, except animal cells. It's an important statement. So, cell wall present in all cell as outermost layer, except animal cells. तो ये तो क्लियर हो गया कि सेल वॉल की अकरेंस कौन कौन से सेल्स में है। तो चलिए, क्या प्रोकैरियोट्स में जो पहला है, तो क्या प्रोकैरियोट्स, सभी प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट है? तो चलिए देखते हैं क्या स्टडी कहती है। तो मैं इस तरफ लिख रहा हूं प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स किससे कहोगे? हम प्रोकैरियोट्स किसको डिफाइन करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? प्रो में दो वर्ड्स हैं कैरियोट्स में। पहला वर्ड है प्रो। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, और कैरियोट्स का मतलब है, कैरियोट्स मीन रेफर्स टू न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल्स जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस की क्या कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं? यस, सर्टनली। पहला फीचर है एब्सेंस ऑफ nuclear membrane around nucleus, and second, presence of naked DNA. That is, naked DNA क्या इसका मतलब टर्म का? That is, when a DNA is present in the form of a circular DNA and without the presence of nucleoproteins and without the surrounding nuclear membrane. So such a type of DNA is called naked DNA. So such a type of primitive nucleus is called as nucleoid. So prokaryotes are cells with nucleoids. That is,
primitive nucleus, that is, one, absence of nuclear membrane; second, the presence of a circular double-stranded DNA molecule without nucleoprotein, let's say prokaryotes। और हमारा जो क्वेश्चन था कि क्या सेल वॉल सभी प्रोकैरियोट्स में रहता है? यस, ऑलमोस्ट ऑल प्रोकैरियोट्स दे हैव द सेल वॉल एक्सेप्ट वन ऑर्गेनिज्म, एक्सेप्ट वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो कौन सा है? चलिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रोकैरियोट्स कितनी तरह के होते हैं। फर्स्ट प्रोकैरियोट, फर्स्ट डोमेन, फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स, these are bacteria, and the second domain of prokaryotes, or the second category of prokaryotes, is the archaea. So these two category constitutes prokaryotes. तो क्या सभी आर्की में सेल वॉल है? Yes, it is present in all forms of the organisms जो कि आर्की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो क्या सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल एब्सेंट है या प्रेजेंट है? यस, ऑलमोस्ट ऑल दी बैक्टीरिया हैव प्रोटेक्टिव लेयर, दैट इज द सेल वॉल, एक्सेप्ट वन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। कौन सा? तो उसको प्लीज आप ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूट्स। So the bacteria belonging to the group Mollicutes are without cell wall. Mollicutes का क्या मतलब है? कौन से बैक्टीरिया? Molly refers to, molly mean soft, और यहां से cutis लिया जाएगा वर्ड, cute से। So cutis always means skin. So Mollicutes ऐसे क्लास ऑफ बैक्टीरिया हैं जिनमें आउटर मोस्ट लेयर सॉफ्ट होती है और इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो इनकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप याद रखिए मॉलिक्यूट्स की, दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू मॉलिक्यूट्स एंड लैक सेल वॉल। तो ये प्रोकैरियोट्स है। तो प्रोकैरियोट्स में कंक्लूड करूं तो ऑलमोस्ट सभी प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल रहती है एज एन आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, लेकिन मॉलिक्यूट्स ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो फर्स्ट कैटेगरी मैंने एक्सप्लेन की कि सेल वॉल कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, जो कि मैंने ऊपर लिखा था। तो उसको पहले कैटेगरी को मैंने एक्सप्लेन किया। तो चलिए अब दूसरी कैटेगरी में इसी स्लाइड पे मैं कवर करूंगा, और उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। तो इसको हम लोग ब्लू में देखेंगे। तो सेल वॉल एल्गी, क्या सभी एल्गी में सेल वॉल है? यस, ऑल एल्गी हैव सेल वॉल। बहुत आसान है याद करना कि ऑल द फॉर्म्स ऑफ एल्गी, ऑल द ग्रुप्स ऑफ एल्गी हैव सेल वॉल। और फिर फंगाई इसी में स्लाइड में कवर करते हैं। यस, all fungi and the plant cells have cell wall. So इसी स्लाइड में मैं कंक्लूड करूंगा कि सेल वॉल किस में एब्सेंट है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन फर्स्ट एनिमल सेल, सेकंड मॉलिक्यूट्स। मॉलिक्यूट्स ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, इन दोनों में सेल वॉल एब्सेंट है। रेस्ट ऑफ द ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग सेल्स, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है। लेकिन इन सभी ऑर्गेनिजम्स में जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल की एक यूनिफॉर्म केमिकल कॉम्पोजिशन एब्सेंट है। सेल वॉल ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, क्लास टू क्लास, फाइलम टू फाइलम, सेल वॉल की केमिकल कॉम्पोजिशन वेरी करती है। लेकिन सेल वॉल का जो बेसिक फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन बेसिक, सेल वॉल मेंटेन्स, रेगुलेट्स size and shape of cell, is uniform function. So starting from this prokaryotes till
the multicellular organisms, multi-organ organisms is plant cells. Second function, cell wall regulates cell volume. Cell wall regulates size and shape, regulates cell volume. दोनों फंक्शन यूनिफॉर्म है सभी में, और लेकिन cell wall is protective layer in almost all cells, all organisms. लेकिन जैसे जैसे हम हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाएंगे, जैसे प्लांट सेल्स, तो प्लांट सेल्स में सेल वॉल बिकम्स हाईली कॉम्प्लेक्स, और सेल वॉल्स इन बेसिक फंक्शंस के अलावा भी सेल वॉल के सर्टन एडिशनल फंक्शंस हैं. जिस तरह प्लांट सेल्स में सेल वॉल इज हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्लूइड from one plant cell to other plant cell, and this pathway of transport of fluid, this pathway of transport of fluid in plant cell from one plant cell to other plant cell is called apoplast pathway. Apoplast, so मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ apoplast, याद रखिए. फिर कभी नेक्स्ट मेरी सीरीज ऑफ लेक्चर में मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा. एपोप्लास्ट पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट. एपोप्लास्ट का मतलब है, एपो मीन्स विदाउट, प्लास्ट मीन प्रोटोप्लाज्म. तो ऐसा पाथवे जिसमें प्रोटोप्लाज्म, प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म, वाटर की मूवमेंट में एसोसिएशन नहीं होता. तो इस पाथवे में वाटर या फ्लूइड एक सेल की सेल वॉल से पास होके दो सेल के बीच में स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस में स्प्रेड करता है, और फिर वहां से दूसरे सेल की सेल वॉल में ट्रांसपोर्ट होता है. तो इस तरह सेल वॉल वाटर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल है इन प्लांट सेल. द मेथड, द पाथवे इज एपोप्लास्ट. चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, और हम इसमें फिर कुछ एडिशनल सेल वॉल के बारे में रिगार्डिंग वी शैल रीड. फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने अभी तक पढ़ा सेल वॉल की डेफिनेशन. सेकंड हम लोगों ने पढ़ी सेल वॉल की ब्रीफ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट. थर्ड पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया सेल वॉल की अकरेंस, किन सेल्स में है, किन सेल्स में एब्सेंट है. फोर्थ मैंने आपसे डिस्कस किया सेल वॉल के फंक्शंस, size and shape regulation, cell volume regulation and specific function. तो अब मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करूंगा. मैंने बताया था कि सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन सेल टू सेल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करती है. तो हम इस सेल वॉल की कंपोजिशन में इन सभी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स, एल्गी, फंगाई और प्लांट सेल में डिस्क्राइब करते हैं. हम देखते हैं कि उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं. तो पहला हम लेते हैं सेल वॉल इन प्रोकैरियोट्स. चलिए इसको स्टडी करते हैं ब्रीफ में. इससे हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे. सेल वॉल इन प्रोकैरियोट्स. फिर प्रोकैरियोट्स में दो कैटेगरी में बांटूंगा, बैक्टीरिया एंड आर्की. तो चलिए बैक्टीरिया में देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या है. इन बैक्टीरिया, जैसे कि मेरी पहली स्लाइड मैंने आपसे शेयर की थी, फिर मैं उसी पे फोकस आता हूँ. पहली स्लाइड में पेप्टिडोग्लाइकान दिखाया गया है, तो फिर इसी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. बैक्टीरिया में सेल वॉल contains पेप्टिडोग्लाइकान. तो चलिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग डिटेल इसकी देखते हैं. तो पेप्टिडोग्लाइकान, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ध्यान से देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूरिन. पेप्टिडोग्लाइकान एंड म्यूरिन दोनों सिनोनिमस हैं.
और इसकी पेप्टिडोग्लाइकान की स्ट्रक्चर क्या है? पेप्टिडोग्लाइकान, तो लेट मी चेंज द कलर, टू चूज रेड कलर लेस। पेप्टिडोग्लाइकान, इसको मैं इस जगह पे लिखूंगा ग्लाइकान। मैंने इन दो वर्ड्स के बीच में स्पेस दिया। पेप्टिडो इज पेप्टाइड्स, glycan means polysaccharides, always polysaccharides, glycan। और अगर polysaccharides, poly mean multiple, saccharides mean saccharous, that is sweet, that is ऐसा कंपाउंड जिसमें मोनोसैक्राइड्स मल्टीपल यूनिट्स हों, आपस में कंडेंस हों, तो पॉलीसैक्राइड्स, उसका दूसरा नाम ग्लाइकान। और फिर पेप्टिडोग्लाइकान में दो कंपोनेंट्स हैं, पेप्टाइड्स प्लस ग्लाइकान, और सॉरी ग्लाइकान। और पेप्टाइड्स प्रोटीन हैं, पेप्टाइड्स हैं, और ग्लाइकान पॉलीसैक्राइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सो पेप्टिडोग्लाइकान आप डिक्लेयर कर सकते हो, इट इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इज अ प्रोटीन विद नॉन प्रोटीन। तो पेप्टिडो और प्रोटीन सेगमेंट इज पेप्टाइड्स एंड ग्लाइकान इज द कार्बोहाइड्रेट। और चलिए इसको फिर आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। और इसमें पेप्टिडोग्लाइकान में कौन कौन से पॉलीसैक्राइड्स हैं? तो पेप्टिडोग्लाइकान में पॉलीसैक्राइड्स इज ऑलवेज made up of two units. First unit is NAG plus NAM। ये दोनों एब्रीवेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एब्रीवेशंस हैं। सो NAG, here N का मतलब है N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, प्लस NAM में अगेन N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो दो कंपोनेंट्स NAG और NAM, ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में एसोसिएट होके इट फॉर्म्स अ डाइसैकेराइड यूनिट। और इस तरह के डाइसैकेराइड यूनिट अंडरगो पॉलीमराइजेशन और ये बनाते हैं ग्लाइकान कंपोनेंट पेप्टाइड्स का। और फिर नेक्स्ट क्या होगा, जब इसमें ग्लाइकान सेगमेंट बन जाएगा, ग्लाइकान सेगमेंट दैट इज NAG प्लस NAM, तो इसके साथ 5 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज लिंक होंगे किसके साथ? NAM यूनिट के साथ। दीज आर लिंक्ड एंड इस प्रोसेस को कहेंगे ग्लाइकोसाइलेशन। 5 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज NAM N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के साथ ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस के थ्रू लिंक्ड हो जाएंगे और इससे पेप्टिडोग्लाइकान बनेंगे। और एक और एडिशनल पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा, जब NAG और NAM आपस में कंडेंस होंगे तो इनसे जो बॉन्ड बनेगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि जिस बॉन्ड के थ्रू NAG और NAM मोइटीज ज्वाइन होंगे, उस बॉन्ड का नाम है बीटा 1,2,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इस तरह मैंने आपसे शेयर किया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पेप्टिडोग्लाइकान, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल में है। तो क्या ये बैक्टीरिया के रिगार्डिंग है, तो क्या आर्की में भी पेप्टिडोग्लाइकान होता है? यस, आर्की में पेप्टिडोग्लाइकान इन ट्रू सेंस जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बताई है उसके अकॉर्डिंग आर्की में पेप्टिडोग्लाइकान नहीं होता, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकान को रिजेंबल करता हुआ दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, तो उसको नाम हम लोग बोलेंगे आर्की हैव स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकान। स्यूडो
पेप्टिडोग्लाइकान, और बैक्टीरिया है इज ए ट्रू पेप्टिडोग्लाइकान इन सेल वॉल। और चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इस स्लाइड में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि नेक्स्ट जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कि हम लोग लेंगे एल्गी। एल्गी में सेल वॉल की संरचना कैसी है? एल्गी में सेल वॉल, एल्गी यूकैरियोटिक सेल हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और फूड अपना सिंथेसाइज कर सकते हैं। इनमें सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अराउंड 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स को मैं जनरलाइज कर सकता हूं, अदरवाइज डिफरेंट एल्गी में इंडिविजुअल कंपोनेंट एड अप हो जाते हैं। तो 3 कंपोनेंट जनरलाइज करके हम लोग ये कह सकते हैं कि एल्गी में पहला कंपोनेंट सेलुलोज, दूसरा कंपोनेंट हेमीसेलुलोज, और तीसरा कंपोनेंट इनमें हो सकता है एल्जीनिक एसिड। एल्जीनिक एसिड इज प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी, या फिर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज प्लस सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड्स रह सकते हैं। तो ओवरऑल सेलुलोज और हेमीसेलुलोज एल्गी की सेल वॉल के जनरल और बेसिक कंपोनेंट्स हैं। तो इन दोनों कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस है? फिर इसी को चलो एक्सप्लेन कर लेते हैं इसी स्लाइड में कि सेलुलोज और हेमीसेलुलोज इनमें दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। हेमी मीन हाफ अगर वर्ड पे जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला मैं डिस्कस करूंगा आपसे सेलुलोज की संरचना। सेलुलोज इज polymer of thousands of D-glucose residues, thousands of glucose residues, जो कि एक ग्लूकोज रेजिड्यू दूसरे के साथ कंडेंस होता है थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इन एक्यूरेट सेंस 2 ग्लूकोज रेजिड्यूज के बीच में जो बॉन्ड बनेगा परफेक्टली उसका नाम है बीटा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन सेलुलोज स्ट्रक्चर। तो इससे मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज रेजिड्यूज आपस में लिंक हो जाते हैं, और उनके लिंक होने से देयर इज formation of highly crystalline structure, इसका नाम सेलुलोज। और सेलुलोज is with high resistance to hydrolysis। सेलुलोज मॉलिक्यूल में ग्लूकोज रेजिड्यूज इस तरह आपस में इंटरलिंक होते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी सेलुलोज रेजिस्ट करता है। लोग इसके कॉन्ट्रेरी, इसके कंपैरिजन में हेमीसेलुलोज की स्ट्रक्चर कैसी है? हेमीसेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, galactose, mannose, xylose, arabinose। सो अगर आप इन दोनों की स्ट्रक्चर के बेसिक कंपोनेंट्स पे फोकस करें तो सेलुलोज में थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, एक ही तरह के मोनोसैकेराइड्स हैं। तो उनके पॉलीमराइजेशन से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा वो पॉलीसैकेराइड होगा, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही तरह के मॉलिक्यूल हैं तो वो होमोपॉलीसैकेराइड कहलाएगा, होमोग्लाइकान। तो सेलुलोज इज होमोपॉलीसैकेराइड। दूसरा, सेलुलोज इज हाईली रेजिस्टेंट टू द हाइड्रोलाइसिस। और इसको मैं कंपेयर करूं हेमीसेलुलोज के साथ, अब क्योंकि हेमीसेलुलोज में मल्टीपल मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं
तो इट इज़ एन हेटेरोजेनस मिक्स, तो इसको मैं कहूँगा हेटेरोपॉलीसैकेराइड। और दोनों को अगर कंपेयर करूँ तो 1 पॉइंट सेलुलोज एक तरफ और हेमीसेलुलोज दूसरी तरफ। सेलुलोज इज homopolysaccharides, hemicellulose is heteropolysaccharide. Second, in cellulose there is perfect crystalline structure. In hemicellulose there is random association condensation of monosaccharides. जो स्ट्रक्चर बनती है वो amorphous structure without any specific size and shape morphology. तो cellulose crystalline, hemicellulose amorphous. Cellulose third point resist hydrolysis, जबकि हेमीसेलुलोज डजंट डू सो। तो 3 बेसिक डिफरेंस है। और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सेलुलोज और हेमीसेलुलोज हमेशा रिमेन क्लोजली एसोसिएटेड इन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेल वॉल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये दोनों रिमेन एसोसिएटेड। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग फोकस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड आती है इस कैटेगरी में फंगाई। तो देखते हैं फंगाई की केमिकल स्ट्रक्चर सेल वॉल की क्या है। फंगाई सेल वॉल, फंगाई की सेल वॉल की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, इट हैज द काइटिन। काइटिन का वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। काइटिन इज प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रस्टेशियन, इंसेक्टा, ये दोनों बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। और सेकेंड एक्सोस्केलेटन, काइटिन एक्सोस्केलेटन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मोलस्का। और थर्ड पॉइंट काइटिन एक्सोस्केलेटन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फिशेज and probably in Echinodermata. तो काइटिन, और काइटिन की स्ट्रक्चर क्या है। काइटिन में जो फंडामेंटल मॉलिक्यूल है इन काइटिन, सो दैट इज एन acetyl glucosamine. N-acetyl glucosamine is the basic unit of chitin. So ये undergo polymerization इसकी होगी, पॉलीमराइजेशन होगी। तो इससे पॉलीमर से जो एक नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग काइटिन कहेंगे। तो मैं काइटिन और सेलुलोज को साथ में रख के कंपेयर कर सकता हूँ। इसमें एक तरफ सेलुलोज, एक तरफ काइटिन, दोनों के डिफरेंशिएटिंग और सिमिलैरिटी। सेलुलोज पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज, काइटिन पॉलीमर ऑफ दैट इज N-acetyl ग्लूकोजामाइन। तो डी ग्लूकोज अपने आप में मोनोसैक्राइड है। मोनोसैक्राइड की कौन सी कैटेगरी, 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैक्राइड, सो इट इज हेक्सोज। और हेक्सोज इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, सो इट इज एल्डोज ऑल्सो। लेकिन ग्लूकोजामाइन इज द अमाइन डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज विद अमाइनो ग्रुप। एंड N-acetyl ग्लूकोजामाइन हम ये कह सकते हैं कि अगर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोक्सल ग्रुप रिप्लेस हो जाए एसिटाइल और अमाइड ग्रुप के साथ, तो ग्लूकोज N-acetyl ग्लूकोजामाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों में सिमिलैरिटी है कि इसमें ये डी ग्लूकोज है और इट इज होमोपॉलीसैकेराइड, काइटिन में N-acetyl ग्लूकोजामाइन है और ये भी होमोपॉलीसैकेराइड। तो ये बेसिक सिमिलैरिटी है। और जो सेलुलोज है ये मोस्टली प्लांट्स में, एल्गी में, और काइटिन स्पेशली इन फंगाई और डिफरेंट अदर ऑर्गेनिज्म जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं।
और अभी रह गई है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द मेंबर ऑफ दिस प्लांट किंगडम इन प्लांट सेल। सेल वॉल की क्या संरचना है, सेल वॉल की क्या स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल वॉल के तीन बेसिक कंपोनेंट हैं। पहला है सेलुलोज, दूसरा है हेमीसेलुलोज और तीसरा कंपोनेंट इसमें है पैक्टिन। इन दोनों कंपोनेंट्स की डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने पढ़ ली है। तो पैक्टिन क्या है? पैक्टिन में जो बेसिक फंडामेंटल कार्बोहाइड्रेट है दैट इज गैलेक्टिरोनिक एसिड। गैलेक्टिरोनिक एसिड बनता है गैलेक्टोज से। गैलेक्टोज में जब कन्वर्शन होके ये शुगर अल्कोहल बनेगा तो इट्स कॉल्ड शुगर एसिड बनेगा, तो इट इज कॉल्ड गैलेक्टिरोनिक एसिड। अगर ग्लूकोज की कन्वर्शन होगी तो ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकुरोनिक एसिड। उसी तरह जब गैलेक्टोज की कन्वर्शन होगी तो उससे बनेगा गैलेक्टिरोनिक एसिड। तो पैक्टिन में बेसिक कंपोनेंट गैलेक्टिरोनिक एसिड होता है प्लस दूसरे अदर मोनोसेक्राइड्स और मिलके पॉलीमराइजेशन होती है। तो ये प्लांट सेल की जो सेल वॉल में बेसिक कंपोनेंट्स हैं। और इनमें एक और एडिशनल पॉइंट्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता, प्लांट सेल्स में ये सारे कंपोनेंट्स एक हाईली स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्स पैटर्न में अरेंज होते हैं। और सेल वॉल प्लांट सेल में 3 लेयर्स में अवेलेबल है, जो कि पहली स्लाइड में मैंने शो किया हुआ है। ये स्लाइड शो करती है ये डायग्राम कि सेल वॉल इन प्लांट। अब इसमें देखिए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल इज मिडल लमेला। आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल प्लांट में 3 सब लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। तो सेल वॉल की जो आउटर मोस्ट लेयर है किसी भी प्लांट सेल के ऊपर दैट इज मिडल लमेला। और मिडल लमेला का जो बेसिक इसमें जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल है और उसका नाम है मिडल लमेला में उसका नाम है इट इज पैक्टिन। मिडल लमेला फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर कंटेन्स पैक्टिन। और जब अगर ये इसको प्लांट सेल डिक्लेयर करें, ये साइटोप्लाज्म, ये सेंटर में न्यूक्लियस, और अगर ये सेल वॉल है और सेल वॉल के 3 कलर मैं डिफरेंशिएट करूं, ये रेड कलर वाला इनर मोस्ट लेयर जिसको मैं कह सकता हूं इट इज द सेकेंडरी सेल वॉल। और इस सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर फिर आगे ब्लू कलर में प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर फिर एक डिफरेंट आउटर मोस्ट लेयर दैट इज मिडल लमेला। तो ये एक सेल हो गया प्लांट का। तो इस तरह प्लांट के दूसरा सेल, अब जब दोनों सेल प्लांट के इकट्ठा होंगे तो जो मिडल लमेला है, मिडल लमेला उस दोनों में एक सीमेंटिंग सब्सटेंस का काम करती है, प्लांट सेल को आपस में एडियर करती है, जोड़ देती है, ज्वाइन करती है, एडियर करती है। तो इसके बेसिक कंपोनेंट है पैक्टिन। और फिर उसके नीचे प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज रहता है और लिग्निन भी हो सकता है। और फिर जो अंदर वाली लेयर है दैट इज द सेकेंडरी सेल वॉल, उसका कंपोजिशन भी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। तो इस तरह सेल वॉल प्लांट सेल्स में हाईली ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में रहती है। और एडिशनल फंक्शन है इसके, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया एपोप्लास्ट पाथवे। तो इस तरह कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने कोशिश की है आप तक पहुंचाने के लिए। और फिर मैं आप सबका रियली आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर आपने समय निकाल के मेरे इस स्लाइड्स को आपने देखा।
और इसके बाद फिर मैं दूसरी और इस तरह की यूज़फुल स्लाइड्स आप तक शेयर करूँगा। सो बाय टाइम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।